हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो है ये गाउस की अनुप्रयोग है। मैंने गाउस की प्रमेय पढ़ा दी थी। गाउस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी करवा दी थी। बोर्ड पेपर में अधिकांशतः गॉस की अनुप्रयोग अनंत विस्तार की एक समतल चादर प्लेट के कारण, गोले के कारण, प्लेट के बाहर दो सम आवेशित प्लेटें, एक प्लस हो एक माइनस हो, उसके अंदर तथा दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो सारा टॉपिक है, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो चलते हैं कि अनंत लंबाई के अनंत लंबाई अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ये जो टॉपिक है दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट है और अधिकांशतः पूछा जाता है। तो ध्यान से समझना। माना एक चालक तार जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जैसे इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो होता क्या है कि ये आवेश इसके पृष्ठ पर मतलब लंबाई में रैखिक स्थिति में सभी रूपों में समान रूप से क्या हो जाता, फैल जाता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या, रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाता है, सिग्मा होता है। तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु ये जो P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः आर त्रिज्या और यल लंबाई का एक काल्पनिक गौसी पृष्ठ खींच देते हैं इस तरीके से। और ये जो P बिंदु है ये कहाँ पर है, इस पे पृष्ठ पर स्थित है। तो ये तुम्हारा वक्राकार पृष्ठ हो गया। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, हम इसी को और बना दे रहे हैं स्पष्ट। जैसा बोला जा रहा है बिल्कुल वही आप लिखेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है। और ये अल्पांश अवयव क्षेत्रफल सदिश, ये जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो ये क्षेत्रफल सदिश यहाँ आ जाएगा वेक्टर ई, और ये हो गया डी है। और जो ये वर्गाकार पृष्ठ है, जो कौन सा वर्गाकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल S3। ये जो समतल वृत्ताकार क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल S1 और इसका S2 है। तो इस जो पृष्ठ का ये वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा और ये DA क्षेत्रफल कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। इतनी बात समझ में आ रही। अगर हम इधर निकालें, ये S2 है, अगर हम इधर निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, तो ये जो क्षेत्रफल होगा ये E हो गया और ये D है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसकी यहां से यहां तक की लंबाई L है। अब भाषा समझ लीजिए। माना अनंत लंबाई के एक आवेशित तार को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। यहां लिखेंगे माना अनंत लंबाई के एक चालक तार को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से
रूप से फैल जाता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, या रेखी लिख सकते हैं, चूंकि रेखा में फैलता है इसलिए यहां लिखेंगे रेखी आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। फिर एक बार ध्यान से समझना, माना अनंत विस्तार का एक चालक तार है, ठीक है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया। ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो रहा है, फैल रहा है। काहे में फैल रहा है, लंबाई में फैल रहा है। तो हमने रेखीय आवेश घनत्व के विषय में बताया कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है क्यू अपान यल के। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपान यल के। इतनी बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना दोस्तों। फिर एक बार देखिए, माना अनंत लंबाई के एक चालक तार को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो आवेश इसके पृष्ठ पर या लंबाई में समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, फैल जाता है, जिससे इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, लेमडा है। इतनी बात समझ में आ गई। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की संख्या को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए के। और आयतन आवेश घनत्व उसे रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर क्यू अपान बी के। तो ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व को हम रो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बार देख ध्यान से समझना, अनंत लंबाई हमारा टॉपिक है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना ये अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जो आवेश इसकी लंबाई में समान रूप से क्या हो गया, फैल जाता है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इतनी बात समझ में आए। तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है, पी है। तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु क्या है, स्थित बिंदु। तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है, पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतनी बात समझ में आ गई। अतः आर त्रिज्या और यल लंबाई का एक काल्पनिक बेलनाकार गौसी पृष्ठ खींचते हैं, ज्ञात करनी है। अतः आर त्रिज्या और यल लंबाई का एक काल्पनिक बेलनाकार गौसी पृष्ठ खींचते हैं। पृष्ठ क्या करते हैं, खींचते हैं, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, इतनी बात समझ में आ गई। जो बिंदु ये कौन सा है, ये बिंदु ध्यान से समझना दोस्तों, ये बिंदु कौन सा है, P है। ये बिंदु कौन सा है, P है, जिससे होकर क्या है, गुजरता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर ध्यान देना, जब इसको आवेशित किया जाएगा तो होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत कहाँ होंगी, बाहर की ओर है। समझ में आ रहा है। जो बेलनाकार या वक्राकार जो पृष्ठ है, उसमें वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्या होंगी, बाहर की ओर है। अतः
वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र वक्राकार पृष्ठ के बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर दृष्टि है, इतनी बात सबके समझ में आ रही। ज्यादा बड़ी भाषा नहीं लिख पा रहा हूं, फिर एक बार ध्यान से समझना। माना अनंत लंबाई का एक आवेश चालक तार है या आवेशित तार है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्ब्डा है। तार से आर दूरी पर तथा आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः हम क्या कर रहे हैं, आर त्रिज्या और यल लंबाई का एक काल्पनिक बेलनाकार गौसी पृष्ठ खींचते हैं, जो बिंदु पी से होकर क्या होता है, गुजरता है। अब इधर ध्यान देना, इसका जो सदिश अवयव है या क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए है, और इधर का सदिश अवयव क्या है, वेक्टर इधर डीए है। और वैद्युत क्षेत्र क्या है, परस्पर कैसे है, लंब है। इसके भी लंब है और ये भी लंब है। अब हम क्या करेंगे, इतने भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे, अब यहां इतनी भाषा सबके समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे बेलनाकार, समतल बेलनाकार पृष्ठ S1 से अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां लिखेंगे, यहां समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार S1, ये समतल वृत्ताकार कौन सा है, S1 के अल्पांश अवयव, अल्पांश अवयव डीए के सदिश के क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब इधर ध्यान देना, ये परस्पर कैसे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश अवयव सब क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए परस्पर कैसे है, लंब है। तो लंब है तो ये कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश के। तो इतने भाग से गुजरने वाला क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई S1 बराबर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा वेक्टर E इंटू डी ए कास 90 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। कितने भाग से, इतने भाग से, पूरा क्षेत्रफल से नहीं, सिर्फ कितने, इतने क्षेत्रफल सदिश, इतने भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, ये क्षेत्रफल सदिश डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, DS1 बराबर वेक्टर E इंटू डी ए कास 90 अंश। यहां आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सदिश, यहां क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर डीए व वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, परस्पर लंब है, क्या है, लंब है। ये क्षेत्रफल किधर है, इधर। इसको हमने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स बराबर, वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू ए कास थीटा। और कास थीटा का मतलब, अगर क्षेत्रफल, अगर पृष्ठ के लंब समांतर है तो समांतर है तो कास की वैल्यू क्या होगी, 0। ध्यान से पहले इसको थोड़ा टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ये है, ये वैद्युत बल रेखा है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर अगर गुजर रही है इस तरीके, तो ये क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ऊपर है A, और वैद्युत क्षेत्र भी ऊपर है। तो जब वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ, जैसे ये है, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यही है, ये जैसे ये पृष्ठ है और पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ये है, इस तरफ मुंह है, और वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, इस तरफ मुंह है। दोनों का मुंह किस तरफ है, एक तरफ। ये क्षेत्रफल का मुंह है और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मुंह एक ही ओर है। तो इन दोनों के बीच कोण क्या बनेगा, 0 अंश या
180 अंश और 180 अंश। ये अब ध्यान से समझना, 2014 के जो मॉडल पेपर क्वेश्चन आया था कि धनात्मक और ऋणात्मक जो पूछा था, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जब वैद्युत फ्लक्स अनंत से पृष्ठ की ओर आता है तो ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जब पृष्ठ से अनंत की ओर चलता है तब इसे हम धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक। ध्यान से समझना दोस्तों कि जब वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की ओर आती हैं तब वो जो वैद्युत फ्लक्स बनता है वो धनात्मक ऋणात्मक होता है। और जब पृष्ठ से अनंत की ओर चलती है तो वो वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसका एक और रीजन बता दें, ध्यान से समझना। चूंकि प्लस है, अगर प्लस होता है तो प्लस की वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत कहाँ होती है? बाहर की ओर गति करती हैं। और अगर माइनस है तो अंदर की ओर आती हैं। दोस्तों ध्यान से समझ में आ रहा? तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के अगर आ रही हैं, पृष्ठ पर आ रही हैं तो वो ऋणात्मक होंगी। और जो पृष्ठ से बाहर जा रही हैं वो कैसी होंगी? धनात्मक होती हैं। इतनी बात समझना है। ये 2024 में पूछा गया था कि धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है। कि जब कोई वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की ओर आती हैं तो वो ऋणात्मक होती हैं और जब पृष्ठ से बाहर जाती हैं तो वो धनात्मक होता है वैद्युत फ्लक्स। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो ये आ गया, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर पृष्ठ के समांतर है, अब जैसे ये है, ये अभी आपको बताया था, तो कोण कितने अंश का बनेगा? 0 अंश या 180 अंश। और अगर इस तरीके का कोई पार्ट बना है, इस तरीके का, और वैद्युत बल रेखाएं भी इसी तरीके की हैं, तो ये क्या होगा? अब क्षेत्रफल किस तरफ हो गया? इस तरफ। और वैद्युत बल रेखाएं किस तरफ हो गई? ऊपर की ओर। तब ये आपका क्या होगा? 90 अंश। जब पृष्ठ के समांतर होंगी, पृष्ठ के समांतर होंगी तब वो लंब होगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। और जब पृष्ठ पर लंबवत होंगी तो वो 0 अंश या 180 अंश का कोण निर्मित करती है। अब इतनी बात सबके समझ में आ गई? तो ध्यान से समझना दोस्तों कि ये जो है वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है? बेलनाकार पृष्ठ के बाहर की ओर। जो ये बेलनाकार पृष्ठ है इसके बाहर की ओर है। और क्षेत्रफल इसका ये पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो क्षेत्रफल का मुख किस तरफ है? उस तरफ है। तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। क्लियर हो गया? डाउट खत्म हुआ? तो आगे चले। तो ये आ जाएगा d फाई s1 बराबर ये आ जाएगा। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? अब आगे ध्यान से समझना। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई हो, ठीक, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब यहाँ ऊपर भागे, अब पूरे समतल बेलनाकार पृष्ठ है घर पे, समतल बेलनाकार पृष्ठ। अब ये पूरा समतल है। अभी हमने कितने भाग से निकाला था? इतने भाग से, इतने पॉइंट से। अब इधर ध्यान से समझना, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? कोई अगर पृष्ठ है तो उसका एकांक जो भाग होता है, एकांक जो क्षेत्रफल होता है, इसको हम क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। जैसे ये है और इसका इतना भाग ये होगा, इसको हम क्षेत्रफल सदिश डीए बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इतने भाग को हम क्षेत्रफल सदिश डीए बोलते हैं। अब यहां से जब हम निकाल रहे हैं तो ये कोण 90 अंश का हो गया। अब पूरे, अब यहां लिख दिया क्या? क्षेत्रफल सदिश डीए। कौन से? समतल वृत्ताकार S1। कौन सा? ये S1 के अल्पांश अवयव डीए के क्षेत्रफल सदिश डीए से इतने भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया? d फाई S1 बराबर E इंटू डीए कास 90 अंश। और कास 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब हम संपूर्ण, ये ऊपर संपूर्ण भाग, अब यहां हम लिख सकते हैं संपूर्ण वृत्ताकार समतल पृष्ठ, वृत्ताकार समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? अब इसने संपूर्ण से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, तो ये आपका क्या हो गया? यहां आ जाएगा फाई S1। अब d खत्म हो गया। फाई S1 बराबर कितना हो गया? जब इतने भाग का 0 है, फिर इतने का 0, इतने का 0, इतने को 0, तो सबका संपूर्ण का क्या हो जाएगा? 0। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? इसी प्रकार
अब हम S2 के लिए निकालेंगे। इसी प्रकार जैसे इतना लिखा है उतना ही S2 के लिए भी लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या लिखा है, फिर समतल वृत्ताकार S2 के अल्पांश अवयव DS की सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो D फाई S2 बराबर E इंटू DA कास 90 अंश। तो ये आ जाएगा D फाई S2 बराबर 0 के। तो संपूर्ण कौन से S2, यहाँ S1 लिखा वहां क्या हो जाएगा S2, तो समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर लिख सकते हैं तो फिर लिख देंगे, अब लिख लेंगे संपूर्ण क्या वृत्ताकार समतल पृष्ठ S2 से गुजरने वाला, किससे, अभी S1 से निकला था, अब किससे, S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, जब संपूर्ण से निकालेंगे तो यहां आ जाएगा फाई S2 बराबर कितना हो गया 0 के। इतनी बात सबके समझ में आ रही है। अब हमें ऊपर के भाग का निकाल लिया समतल वृत्ताकार पृष्ठ का, निचले भाग का समतल वृत्ताकार पृष्ठ S2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम किसने निकालेंगे, वक्राकार पृष्ठ, किससे, अब ये जो वक्राकार पृष्ठ है, बेलनाकार जो बाहरी है वक्र पृष्ठ, ये वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकाले, वैद्युत फ्लक्स। तो ऊपर साफ किए दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। अब देख लीजिए इधर, ठीक। अब इधर ध्यान देना। अब हम पहले कितने लिखेंगे, अब वक्राकार पृष्ठ P1 के अल्पांश अवयव क्षेत्रफल DA के सदिश क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब लिखेंगे कौन सा, वक्राकार पृष्ठ, और ये S3 है, वक्राकार पृष्ठ कौन से पृष्ठ पर बिंदु कौन सा है, P के अल्पांश अवयव क्षेत्रफल, अल्पांश अवयव क्षेत्रफल DA या क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इधर ध्यान से समझना, वैद्युत फ्लक्स क्या लगा देंगे, D फाई S3 ये, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी तरफ है, पृष्ठ की दिशा उसी तरफ है। यहां हम लिख सकते हैं चूंकि DA व वैद्युत क्षेत्र, या लिख सकते हैं पृष्ठ व वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, समांतर है, पृष्ठ के समांतर है या एक ही दिशा में है। पृष्ठ यहां लिख देंगे बेलनाकार पृष्ठ, ये लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब यहां लिख सकते हैं चूंकि पृष्ठ व E एक ही दिशा में है या एक ही दिशा में है, या लिख सकते हैं समांतर है, या क्षेत्र जो पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, या यहां लिख सकते हैं यहां समांतर है, या लिख सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, इतनी बात समझ में आ गई। जब पृष्ठ के ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र उस तरफ है और पृष्ठ भी उस तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो कितने भाग से, सदिश क्षेत्रफल, ये लिखा है क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA से गुजरने, इतने भाग से गुजरने वाला क्या निकालने, वैद्युत फ्लक्स। तो D फाई S3 बराबर E इंटू ये आ गया DA और कास
थीटा के। तो ये आ जाएगा वेक्टर ई इंटू ये आ गया डी और कास थीटा यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा 0 अंश का, क्योंकि ये भी उसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में। जब दो रेखाएं एक ही ओर गमन करेंगी तो वहां जो छेद कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं शून्य कोण। और शून्य कोण क्या होता है एक के ऊपर एक, मतलब ये ओ बिंदु है, ये ए और ये क्या है बी, तो ए और ई एक ही दिशा में है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा शून्य कोण। शून्य कोण की परिभाषा समझ में आ रही, फिर एक बार समझ लीजिए शून्य कोण होता क्या है, जब दो रेखाएं एक ही ओर या एक के ऊपर एक ही दिशा में होती हैं तो उनके द्वारा जो निर्मित कोण होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। ये पॉइंट ओ ही रहेगा और यहां पर 2 पॉइंट लिख दिए जाएंगे, जैसे ये लाइन खींचे ये और इसी में ये लाइन है, तो ये पॉइंट ओ हो गया और यहाँ ए और क्या लिख सकते हैं ई, चूंकि क्षेत्रफल ए और ई है, मतलब इसके ऊपर कई रेखाएं गुजरी हैं 2, तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही। तो ये कोण क्या बन जाएगा शून्य, तो ये आ गया कास 0 अंश और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया डी फाई एस 3 बराबर ई इंटू ये आ गया डी ए के। इतनी बात सबके समझ में आ गई। इतने भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये आ गया। अब क्या निकालने संपूर्ण बेलनाकार, ये कौन सा पृष्ठ है वक्राकार, वक्र पृष्ठ ही है। अब निकाल लेंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहां लिख देंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान से समझना, जब संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लगा देते हैं इंटीग्रेशन, तो यहां आ जाएगा क्या हो जाएगा फाई एस 3, अब डी खत्म हो गया, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा ई इंटू डी ए के। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आ गया आपका, तो यहां आपका जब इंटीग्रेशन ई इंटू कितना आ गया डी ए के, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन डी ए बराबर किसके होता है, अब वक्र पृष्ठ क्या सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच और यहाँ लंबाई कितनी है यल, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा बेलनाकार वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर यल। क्लियर। तो यहां आ गया फाई एस 3 बराबर ये आ गया ई इंटू इंटीग्रेशन ये आ गया डी ए की। अब यहां जब हम वैल्यू रखेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, क्या रखेंगे वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया फाई एस 3 बराबर ई इंटू ये आ गया 2 पाई आर यल की। अब ये आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब संपूर्ण गौसी पृष्ठ, अब क्या लिखेंगे संपूर्ण, तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ तीनों को क्या कर दें जोड़ दें। इतनी बात सबके समझ में आ रही है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे संपूर्ण, ये नोट करते जाइए। ठीक है, अब निकालेंगे संपूर्ण बेलनाकार गौसी पृष्ठ, बेलनाकार गौसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से समझना दोस्तों। क्या हो जाएगा, पहले इतने पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या था, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाई ई बराबर क्या हो गया, यहां हो जाएगा फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। क्लियर। अब इधर आ जाएगा फाई ई बराबर, ये फाई S1 की वैल्यू कितनी निकली थी 0, फाई S2 की वैल्यू कितनी निकली 0 प्लस फाई S3 की वैल्यू आपकी ये निकली है, क्या निकली है ई इंटू ये आ गया 2 पाई आर यल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका आ गया फाई ई बराबर आपका आ गया ई इंटू ये आ गया 2 पाई आर यल। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम इसको क्या लिख दें समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमने इतने भाग से निकाला 0 आ गया, फिर संपूर्ण वृत्ताकार समतल वृत्ताकार पृष्ठ से निकाला, चूंकि समतल होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर है और आधार का क्षेत्रफल क्या है ऊपर की ओर है,
तो 90 अंश का कोण बना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब वक्राकार जब पृष्ठ से निकाला तो वक्राकार पृष्ठ से आपका ये निकल आया। अब इसका और ये दोनों वृत्ताकार और एक कौन सा वक्राकार पृष्ठ, तीनों से जब निकाला तो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर आ गया E इंटू 2πr के। ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें प्रयोग किसका करना है, गाउस के। तो यहां लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है गाउस का नियम दोस्तों, फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम भी हमने आपको बताया था, किसी बंद पृष्ठ के परिबद्ध गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का वह क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। क्लियर। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है। तो ये आ गया E इंटू ये आ गया 2πrl बराबर आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। इसका क्या दे दें, भाग। तो E बराबर आ गया आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πrl बराबर, जब हम इसको आगे लिखेंगे तो 1 अपान, ये पहले लिख दीजिए 2π, ये बाद में एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान क्या लिख दें आर यल इंटू 1 अपान कितना हुआ आर की। अब इधर ध्यान देना दोस्तों, चूंकि अभी मैंने बताया था कि लेमडा बराबर क्या होता है Q अपान यल के, तो जो है ये Q अपान यल है उसकी जगह हम कितना रख सकते हैं लेमडा के। तो E बराबर आपका आ गया 1 अपान ये आ गया 2π एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया लेमडा अपान आर की। अब यहाँ ऊपर नीचे अगर हम 2 का गुणा करना चाहें, क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको सही ढंग से लिखने के लिए E बराबर क्या हो गया 1 अपान ये आ गया 4π एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 2 लेमडा अपान क्या आ गया आर की। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग द्वारा अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।